साथियों नमस्कार। रिवीजन के क्रम में अगली यूनिट है अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर यूनिट 5th है, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सीनियर सेकेंडरी लेवल की 5 यूनिट है। ऊपर दे रखा है आपको। अगर ये एनसीईआरटी देखनी है तो 36, 35, 36, 37 चैप्टर है। आरबीएससी में एनसीईआरटी में देखना है तो 5वां और 7वां चैप्टर इसके लिए ये आपके है 12th क्लास में। देखो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन टॉपिक क्या क्या है वो आपके दे रखे हैं यहाँ पर, समझ लो एक एक को। इसमें 4 टॉपिक हैं वो आपके जेनेटिक्स के हैं, 5.5 आपके जो है इवोल्यूशन वाला टॉपिक है। जेनेटिक्स की बात आती है तो बात आती है मेंडल की। जेनेटिक्स की परिभाषा सबको पता ही है, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ऐसे गुण जो माता पिता से बच्चों में चले गए हेरिडिटी वंशागति, जो नहीं गए वो वेरिएशन। दोनों को मिला दो क्या मतलब बनता है जेनेटिक्स। वैसे में देखा जाए तो इसका शुरुआत कब हुई? 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की पुनः खोज के साथ मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। उनको बुर्न शहर के अंदर पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी के समझ में नहीं आए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा थी, गणित ज़्यादा थी। और ये जो कारण था कि मेंडल के प्रयोग है वो लोगों को समझ में नहीं आए। और उस समय कुछ और भी बुक्स चल रही थी अलग अलग वैज्ञानिकों की, इस कारण से समझ में नहीं आए। मेंडल खत्म हो गया, मर गया। 34 साल बाद में 3 वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए जो कि अलग अलग प्लांट पे थे। उन अलग अलग प्लांट के प्रयोगों के आधार पर पता चला कि ये बात जो मेंडल जो अभी बता रहे हैं वैज्ञानिक, ये मेंडल आज के 34 साल पहले बता गया था। जेनेटिक शब्द का जो प्रयोग है 1905 में विलियम वेटसन ने किया था। कि नोट्स जो हैं अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। आपके पास नहीं है तो ठीक है, अब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास नहीं है तो एक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जेनेटिक ग्रीक वर्ड है, बिकम ग्रो, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं। मेंडल का जीवन परिचय, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता, पर ये आप इसको रीडिंग मारने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न कोई विशेष बनता नहीं है, आप इसको देख सकते हो। मेंडल के दिमाग में ये था कि किस प्रकार से एक आम के पेड़ के आम ही लगते हैं, नीम के पेड़ के नीम ही लगते हैं। कोई न कोई ऐसा कारक जरूर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन लक्षणों को ले जाता है। उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसने क्या बोला, इनको कारक बोला। क्या बोला? कारक बोला। और कारक के बाद में वो सोच रहा था कि मैं भी ऐसे कुछ कारकों के बारे में अध्ययन करूंगी किस प्रकार से एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उसने अलग अलग प्लांट के बारे में सोचा और इत्तेफाक से, संयोग से ही बहुत जल्दी ही उसको क्या मिल गया, एक प्लांट मिल गया। और प्लांट का नाम था मटर। तो मटर पे उसने सोचा कि अपने प्रयोग करने चाहिए। क्यों करने चाहिए थे? कि मटर एक एनुअल प्लांट था, एक साल के अंदर उसकी 2-3 स्पीसीज पर प्रयोग किए जा सकते थे। प्लांट की हाइट कम थी, बाइसेक्सुअल प्लांट था, स्वयं परागण करता था। नर व मादा को उठाकर क्या करवाई जाती है, आपके क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया इसमें आसानी से करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये सब कारण होने से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। लगभग 30,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए। 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था, लेकिन 34 विपर्यासी लक्षणों को चुना, 14 विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। 14 विपर्यासी लक्षण या 7 जोड़ी। ये यहां से प्रश्न बन जाता है। ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने अपने प्रयोग प्रस्तुत किए 65 के अंदर। 1866 में प्रकाशित हुए। प्रकाशित में वार्षिक पत्रिका जो नाम था पादपों में संकरण के प्रयोग नाम से ये प्रकाशित हुए। गणित सांख्यिकी का प्रयोग किया था, लोगों के ज़्यादा समझ में नहीं आई। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। तो मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद में 1900 के अंदर, और मेंडल ने जो प्रयोग जमा करवाए उसको बोला जाए तो 34 साल बाद में, क्योंकि प्रयोग जमा करवाए 1866 में, मृत्यु हो गई 1884 में। 2 एक्सपेरिमेंट को सफलता मिली कब? 1900 में 3 वैज्ञानिकों के पुनः खोज के बाद। ये 3 वैज्ञानिक कौन से थे? इनके नाम याद रखने हैं। हॉलैंड के हुगो डिब्रिस हो से है यहाँ पर, जर्मनी के कार्ल कोरेंज हैं, और ऑस्ट्रिया के एरिक्स वॉन शेरमॉक ने अपने अपने अलग अलग प्रयोग किए और 1900 में भेजे। तब जाकर पता चला कि ये बात हम जो बता रहे हैं वो मेंडल 1900 आज के 34 साल पहले बता गया। तो 1900 के अंदर मेंडल को आनुवंशिकी के जनक की उपाधि दी जाती है। कुछ शब्द याद करने हैं आपको। कारक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं। जीन का मतलब उन्हीं कारकों को जो कुछ समय बाद में जीन की खोज हो गई तो उनको क्या कहा? जीन कहा गया। कि जो विशिष्ट कारकों की बात करी जा रही है वो वास्तव में और कोई नहीं है, वो आपके क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन होते हैं।
युग्म विकल्पी ये जोड़े में होते हैं, कोई भी जीन या कोई भी कारक जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो वो जोड़े में होता है, तो उसके लिए लंबेपन के लिए अलग कारक का जोड़ा है, बोनेपन के लिए अलग कारक का जोड़ा है। इस प्रकार से ये जोड़े हैं वो निर्धारित हो गए। जीन एक होगा, उसके फिर अलग अलग कारक हो सकते हैं, युग्म विकल्पी हो सकते हैं। लक्षण जो सीधे सीधे लक्षण प्रारूप मतलब देखने से पता चले वो विभक्त होने वाले लक्षण को लक्षण प्रारूप बोलते हैं। प्रभावी गुण जो प्रभाव दिखाता है विषम युग्म कंडीशन में, जैसे ये कंडीशन है तो यहाँ पर लंबा पौधा होगा, इसका मतलब इस वाले एलील ने इस वाले के प्रभाव को दबा दिया तो ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। अप्रभावी गुण जो प्रभाव नहीं दिखाता। लक्षण प्रारूप का मतलब जो सीधा सीधा देखने पर पता चले कि इस प्लांट का ये लक्षण है उसको लक्षण प्रारूप बोलते हैं। एक जीन प्रारूप भी ले सकते हो आप। जीन प्रारूप के अंदर आपको जीन की स्ट्रक्चर से पता चले, जैसे मान लो F1 पीढ़ी में ये रिजल्ट आया, F2 पीढ़ी में ये रिजल्ट आता है, मान लो आता भी यही है, ये रिजल्ट आया तो आपको देखने पर कैसा पता चल रहा है, ये लंबा और ये बोना, मतलब इन तीन में से आपको क्या पता चला कि दो तो लंबे हैं, एक क्या है, बोना है। लेकिन अगर आप इन पे गौर करें, जीन पे जाएं तो पता चले एक शुद्ध लंबा है, एक अशुद्ध लंबा है और एक बोना है या शुद्ध बोना है। बोना हमेशा शुद्ध ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, शुद्ध शब्द जहां लग जाए ना वहां क्या हो जाता है, जीन प्रारूप हो जाता है और केवल देखने में पता चले गोल है, लंबा है, झुर्रीदार है, शुद्ध अशुद्ध नहीं लगे ना, वो क्या है, लक्षण प्रारूप है। शुद्ध लग जाए इसका मतलब वो जीन प्रारूप की बात है। मेंडल ने प्रयोग ने 34 लक्षण देखे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। आप जब किसी मटर के पौधे को लगाओ सबसे पहले क्या लोगे, बीज, 2 लक्षण बीज के ले लो। बीज का आकार, बीज का रंग। आकार कैसा, गोल और झुर्रीदार, गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग ले लो, कैसा, पीला और हरा। अब देखो बीज का रंग पीला और हरे में कंफ्यूज मत होना, पीला और हरा ही आएगा, क्योंकि फली का रंग देख लो आप, फली लेके आते हैं अपन तो हरी होती है ना, तो फली का रंग तो जो हरा और पीला, और बीज का रंग उससे उल्टा है, पीला और हरा। तने की ऊंचाई पता है आपको, लंबा और बोना, खूब सारे एक्सपेरिमेंट करते हो इस पर तो आज तक। पुष्प का रंग है, पुष्प का रंग अब रख लेना, बैंगनी और सफेद। तो रंग के 3 हैं, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली का रंग। पुष्प की स्थिति कक्षीय होगा या फिर शीर्षस्थ होगा, ठीक है। और यहाँ पर फली का आकार फुली होगी या चपटी हुई होगी, सिकड़ी होगी, इस प्रकार से ये दे रखा। अब जो आरबीएससी की बुक है, आरबीएसई की बुक है, उसमें देखो आपको मिलेगा कि बीज पत्र का रंग पीला और हरा, बीज कवच पुष्प की जगह दे रखा है। बाकी तो 5 सेम है, 2 ये अलग है। दूसरे नंबर का बीज का रंग की जगह आरबीएससी की किताब में क्या दे रखा है, बीज पत्र का रंग दे रखा है। तो पीला हरा ही है हालांकि, पर बीज की जगह बीज पत्र बोल रही है क्या, आरबीएससी। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, ऊपर वाले सारे 7 एनसीईआरटी के। पर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो दोनों से मैच करता हो तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पर पुष्प का रंग जो है ना, पुष्प का रंग कैसा, बैंगनी और सफेद, इसकी जगह दे रखा है बीज कवच का रंग, बीज के ऊपर पाए जाने वाले कवच का रंग है वो दे रखा है। इस प्रकार से ही दे रखा है। प्रयोग, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। आपको 2 रखना याद, क्योंकि 11वीं 12वीं किताब में इतना ही है। एक संकर संकरण मतलब इसके आधार पर मेंडल के 2 नियम हैं। एक संकर संकरण के आधार पर पहला प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल का एक नियम है, कौन सा, स्वतंत्र अपयून का नियम। देखो एक संकर संकरण, नर मादा जनक हो गए दोनों, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, युग्म गाय, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। पर परागणवा, ये अलग प्लांट है, अलग प्लांट है, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। पादप कैसे, लंबे, F1 पीढ़ी में सारे। F का मतलब फीलियल होता है, 1 का मतलब फर्स्ट पीढ़ी होता है, तो फतम संतति पीढ़ी। स्वयं परागण करवाया आगे जाके तो F2 पीढ़ी में रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आपके सामने है इस प्रकार का। अब इसमें देखने और पता चलता है क्या, लंबा 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 बोना, 3 लंबे 1 बोने देखने पर। जीन पर जाएंगे, शुद्ध लंबा शुद्ध लंबा शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। तो ये जो लक्षण प्रारूप हो गया वो 3:1, जीन प्रारूप 1:1, 2:1, ठीक है। अब जो F1 पीढ़ी में जो छिपे हुए लक्षण हैं उनका बाहर आना पृथक्करण का नियम है, बिकॉज इसमें दोनों युग्मक पृथक होकर अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब देखो इससे आपको पता चल जाएगा, इतना है ना, इतना ये बताता है प्रभाविता का नियम, कि जब आपने किसी प्रभावी लक्षण वाले जीन का, एलील का अप्रभावी लक्षण वाले से संकरण करवाया तो देखा गया कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं।
इसी बात को आगे बढ़ाओ, F2PD के अंदर आपके सभी लक्षण प्रकट होते हैं क्योंकि सभी पृथक पृथक अपने स्तर पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बोना, लंबा, शुद्ध बोना, शुद्ध बोन, लंबा, सब सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पर उपस्थित आते हैं। इसका मतलब इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये मिक्स नहीं हुआ है, ये लेकिन काम नहीं कर रहा क्योंकि अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये प्रभावी है। तो ये आ गया। इससे इतने दूर पे क्या आ गया, मतलब ये जो आपके पृथक्करण का नियम बताता है, इतने वाला ऊपर वाला बताता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये वाली बात बताई जा रही है यहाँ पर दोबारा से। 3:1 और 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का थर्ड नियम इससे दिया जाता है। ये देखें, दो लक्षणों के आधारित। देखो, जब एक संकर संकरण करवाया था तब भी लक्षण तो बाकी सारे भी प्रकट हुए थे, लेकिन मेंडल ने एक बार में एक लक्षण को देखा, ये उसकी सफलता का कारण भी था। एक बार में एक लक्षण को देखा, और जब उसने एक बार में दो लक्षणों को देखा तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया। तो यहाँ पर देखो, पीले गोल है, हरे जुरीदार, यहाँ से इनके युग्मक आ गए, यहाँ से इसके युग्मक आ गए, क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया पहली पीढ़ी के अंदर, पीले गोल। अब इनमें जो स्वपरागण होने दिया तो F2PD के अंदर इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। तो इनके देखो, जब अपन बनाएंगे तो कैपिटल Y के साथ कैपिटल R ले लो, फिर कैपिटल Y के साथ स्मॉल r ले लो, स्मॉल y के साथ कैपिटल R ले लो, और स्मॉल y के साथ स्मॉल r ले लो। इस प्रकार चार चीज़ें बन जाएंगी, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। इस प्रकार से क्या बन गए, 1 2 3 4 बन गए जोड़े। इसी प्रकार से यही बन जाएंगे इधर वाले, ये 4 बन गए, ये 4 बन गए। आपको पता ही है, आप इसमें इजीली क्या करवा सकते हो, क्रॉस करवा सकते हो। अब क्रॉस कराने के बाद आपको एक ट्रिक बता रखी थी, ये जो त्रिभुज बनता है पहला, ये त्रिभुज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्या हैं, ये आपके इस प्रकार के पादप हैं, 9:3:3:1। पीले गोल, पीले झुरीदार, हरे गोल और हरे झुरीदार। इस प्रकार से ये स्थितियां बन जाती है। 9:3:3:1 लक्षण प्रारूप। ये जो पहले 9 हैं वो क्या हैं, 12-24, दूसरे वाले 3 क्या हैं, 1-2, तीसरे वाले 3 क्या हैं, 1-2, और लास्ट का 1 है। तो इसका जीन प्रारूप क्या हो गया, 12-24 12-12-1। मतलब अभी आपने क्या पढ़ा कि एकल संकर संकरण में लक्षण प्रारूप 3:1, एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप 1:2:1, द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप 9:3:3:1, और द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप 12-24 12-12-1, 12-24 12-12-1, 12-24 12-12-1। याद रखना, ये वाली सारी स्थितियां आ गई। अब इसके आधार पर देखो, तीनों नियम हो गए। फिर दोनों संकरण के आधार पर, एकल संकर संकरण के आधार पर प्रभाविता का नियम है। F1PD में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट भी बोलते हैं, क्योंकि गैमिट हैं वो प्योर हैं, अभी अशुद्ध नहीं हुए हैं। इसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं। F2PD पर आधारित हो गया। स्वतंत्र अप्यून का नियम है, उसके अंदर कि दो जोड़े साथ में काम करते हैं तो पृथक पृथक अपना स्वतंत्र प्रभाव दिखाते हैं। तो सेकंड जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसके आधार पर दिया गया स्वतंत्र अपयूहन का नियम, कि अगर दो लक्षणों को एक साथ क्रॉस करवाया जाए तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। यानी ये वाली स्थिति आ गई ना, तो ये कैसा होगा, ये इसका प्रभाव इस पर ये नहीं पड़ेगा, मतलब ये नहीं डालेगा कि ये कैसा होगा प्रभाव। ये अपना स्वतंत्र काम करेगा, ये अपना स्वतंत्र काम करेगा। इसके प्रभावी अप्रभावी होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके प्रभावी अप्रभावी होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेंडल ने बताया था, हालांकि बाद में कई अपवाद आए थे। एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब कि ये वाला अपन ने क्या करवाया, नॉर्मल F1PD का क्रॉस करवाया, जो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, और F1PD में ये लंबे पादप आ गए। अगर F1PD का क्रॉस किसी भी जनक से करवाएं, जनक अपने पास दो हैं, इससे करवा दो चाहे इससे करवा दो, इसका मतलब इसका क्रॉस या तो इससे करवा दिया, इसका क्रॉस इससे करवा दिया, उसको क्या बोला गया, बैक क्रॉस बोला गया। लेकिन अगर इसका क्रॉस केवल F1PD के जो F1PD का जो क्रॉस है केवल आपके अप्रभावी जनक से करवाएं तो उससे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट क्रॉस क्या हैं, बैक क्रॉस हैं, लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि ये जो टेस्ट इससे करवाएंगे ना क्रॉस, वो टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। ये वाली बात हो गई, इसको आप देख सकते हो। और इसके अंदर क्या है, आप जो है वो लक्षण प्रारूप क्या है, 1:1 है, और जीन प्रारूप क्या है, वो 1:1 है इनके अंदर। तो तीन बातें हो गई, आपको रखना 3:1, एक ध्यान में, मोनोहाइब्रिड के अंदर 3:1 लक्षण प्रारूप, डाईहाइब्रिड के अंदर 9:3:3:1,
और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के अंदर 1:1। ये तो तीनों लक्षण प्रारूप है। मोनोहाइब्रिड के अंदर जो आपके जीन प्रारूप है 1:2:1, 12, 24, 12, 12, 1 और यहाँ पर 1:1। ये तीनों आपको याद रखना है। यहाँ पर डाटा मेंडल के नियम से विचलन, अपवाद कई तरह के दे रखे हैं। यहाँ पर देखो, अब नॉर्मल कहता है मेंडल कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है वो मेंडल वाले नियम के विपरीत काम करता है। कि यहाँ पर देखो पता चल जाता है आपको 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम में इस प्रकार से देखा गया कि लाल फूलों को जब सफ़ेद फूलों से क्रॉस करवाया गया तो F1PD में गुलाबी रंग आया, जो भी गुलाबी रंग नहीं आना चाहिए था। मेंडल क्या कहता है, लाल रंग आना चाहिए था, क्योंकि ये प्रभावी है तो लाल रंग आना चाहिए, ये प्रभावी है तो सफ़ेद रंग आना चाहिए। पर दोनों का बीच का रंग आ गया गुलाबी, इसका मतलब ना तो इसका प्रभाव रहा ना इसका प्रभाव रहा। ऐसी परिस्थिति में F1 और F1 जो PD है उसको जब आगे स्वयं परागण करवाया गया, स्वयं निषेचन करवाया गया एक तरीके से, तो F2PD के अंदर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या मिले, 1:2:1। मतलब आपको याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता में आपके दोनों अनुपात क्या होते हैं, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप 1:2:1 होते हैं। सह प्रभाविता में देखा जाए मवेशियों के त्वचा का रंग कई बार देखते हो आप इस प्रकार से चकते, कोई भेड़ होती है, बकरी होती है, वो पूरी काली है लेकिन ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चकते हैं, ये क्या है, चितकबरी इसको बोलते हैं। तो लाल रंग की त्वचा है, एक की सफ़ेद रंग की त्वचा है, तो यहाँ पर या तो लाल आनी चाहिए थी, अगर ये प्रभावी है, ये प्रभावी तो सफ़ेद आनी चाहिए। लेकिन F1PD में क्या देखा, चितकबरी आ गई, पूरी लाल है पर ऊपर सफ़ेद रंग के चकते हैं, इस प्रकार से। तो इसका भी लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप क्या आएगा, 1:2:1 और जीन प्रारूप भी 1:2:1 आएगा। बहुविकल्पी एलील मानव के अंदर रक्त में जीन का नाम क्या है, आई। इसमें देखो सह प्रभाविता के अंदर मानव के रक्त का भी एग्जाम्पल याद रखना। मानव के रक्त का एग्जाम्पल मतलब अगर मान लो कोई लेडीज़ है, उसका ब्लड ग्रुप IA I0 है, मतलब A ब्लड ग्रुप हो गया इसका, उसका पति है उसका IB I0, ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ से क्या मिलेगा, A और यहाँ से B आएगा। लेकिन F2PD में जाओगे, जब अगली पीढ़ी में जाओगे तो देखा गया बच्चे का ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है। इसका मतलब ना तो इसका AB है ना इसका AB, इसका A इसका B दोनों का मिलकर क्या हो गया, AB। इसको बोलते हैं सह प्रभाविता। तो बच्चों में ब्लड ग्रुप जो AB होता है या जिसका भी ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब उसने मदर फादर से दोनों से, एक से A और एक से B लिया है, इसे सह प्रभाविता बोलते हैं। बहुविकल्पी मतलब एक जीन I है खून के लिए, रक्त के लिए, और उसके 3 विकल्प एलील हैं, IA IB I0, ये वाले सारे हो गए। तो मतलब सामान्यतः तो प्रभावी अप्रभावी पर यहाँ पर प्रभावी 2 हैं, एक अप्रभावी है। तो बहुविकल्पी एलील, अगर किसी जीन के एक से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसको बहुविकल्पी एलील बोलते हैं। ये बात तो मेंडल ने बताई नहीं थी, इसलिए मेंडल से संबंधित एक अपवाद हो गया। घातक जीन का मतलब देखो एग्जाम्पल देखा गया, चूहों में त्वचा का रंग पीला, घातक समूह है ये, इस कंडीशन में चूहा जीवित ही नहीं रहेगा, ये वाले रहेंगे। तो देखो मान लो एक ये नर है ना, इसका जीन है जो एलील है Y y, मादा है वो भी सेम ही Y y देखा गया। तो F1PD के अंदर ये तो मर ही गया पैदा होते ही, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इस कंडीशन में ये समयुग्मज कंडीशन में जीवित नहीं रहता। इसका मतलब इस कलर का चूहा जीवित नहीं रहता, पीले वाला। तो अनुपात क्या आया, 2:1 ही आया। ऐसा आपके सिकिल सेल एनीमिया रोग में भी होता है। सिकिल सेल एनीमिया रोग में जिसकी हो जाता है रोग, वो जैसे मान लो दो हैं आपके सिकिल सेल एनीमिया के वाहक माता पिता, तो ऐसा बच्चा जिसमें दोनों से जीन ले लिए वही सिकिल सेल एनीमिया वाले, तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, तो बाकी जिंदा रहेंगे। तो अनुपात 2:1 आएगा यहाँ पे। बहुप्रभाविता का मतलब वहाँ पर क्या था, एक जीन के ज़्यादा एलील थे। वहाँ पर अगर एक लक्षण के लिए जो है ड्रोसोफिला में सफ़ेद रंग आंख वाला जीन, सफ़ेद आंख के लिए काम करने के साथ साथ पंखों की आकृति, मतलब एक जीन क्या कर रहा है, 2 से ज़्यादा काम कर रहा है। वहाँ 3 एलील मिलकर एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार की होगी। सिकिल सेल एनीमिया में प्रभावी आदमी जिंदा नहीं, ये बात बता दी आपको। बहुजीनी, मानव में त्वचा का रंग, बहुप्रभाविता वाले आ गए कंडीशन। यहाँ पे सिकिल सेल एनीमिया ले लिया, देखो यहाँ पर बहुजीनी ये वाली आ गई कंडीशन। अगर एक जीन एक से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बहुजीनी। मानव में त्वचा का रंग 3 जीन मिलकर काम करते हैं, ABC मिलकर त्वचा का रंग बनाते हैं। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको देखो थोड़ा सा आप किताब से अच्छी तरह से पढ़ना, NCERT से पढ़ना, RBSE से पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसा बनेगा ही बनेगा 100%, क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा जगह नहीं है बनाने की प्रश्न, तो ये बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसमें प्रश्न थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिंग गुणसूत्र 44 हैं, 44 का मतलब 22 जोड़ी है। लिंग गुणसूत्र 2 हैं, 2 का मतलब 1 जोड़ी है। विषम युग्मता नर में पाई जाती है, क्योंकि नर में जो लिंग गुणसूत्र है वो XY होता है, मादा के अंदर तो सभी के सभी XX होते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, 44 + XY, 44 + XX,
यहाँ पे टूटते हैं युग्मक के रूप में तो 22 + x या 22 + y। अगर ये दोनों मिलते हैं तो लड़की हो जाएगी, ये दोनों मिलते हैं तो लड़का हो जाएगा। पुरुष और महिला, इस प्रकार से ये फीमेल और ये मेल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से देखो सीधे सीधे प्रश्न बताऊं। 1865 में मेंडल ने अपने प्रयोग किए, 66 में जमा करवाए। 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए, याद रखने वाली बात है डिब्रिस, कोरेंज और शेरमोक, तीनों ने रिजल्ट दिए। 1900 के अंदर मेंडल के नियमों क्या होती है, पुनः खोज होती है। 1902 में वाल्डेर सटन व थियोडोर बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। रट लो, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कब दिया? 1902। कब दिया? 1902। कब दिया? 1902 में दिया। किसने दिया? सटन व बोवेरी ने दिया। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? सटन व बोवेरी ने दिया। इन्होंने ये बताया कि जो बात अभी तक जीन और कारक से संबंधित चल रही है वो जीन हकीकत में होते कहां पर हैं? गुणसूत्र पर ही हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाने वाले जीन तो हैं, पर जीन है कहां पर? वो गुणसूत्र के ऊपर हैं। तो वंशागति ले जाने वाले जीन जो चीजें होती हैं वो गुणसूत्र पर ही होती हैं, ये वाली बात है। ये एक पीडीएफ हो गई। दूसरी पीडीएफ पर चलते हैं। इसमें देखो ये वाली बात हो गई, सिद्धांत है। अब 1909 के अंदर जॉनसन ने कारक के स्थान पर जीन शब्द का प्रयोग किया था। सटन बोवेरी याद रखना। अब इनका विशिष्ट जीन पर ही विशिष्ट क्रोमोसोम स्थित होते हैं, ये बात बताई थी 1933 में हंट मॉर्गन ने बताई थी। जीन में क्रोमोसोम के अंदर जीन भी जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, युग्म के निर्माण के समय पृथक पृथक हो जाते हैं, ये बात आपको पता ही है सबको। ये वाली चीजें देखो यहाँ पर दे रखी है। 2 संभावनाएं हो सकती हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर लक्षण जीन जुड़े जुड़े रहते हैं तो एक संभावना होती है, जीन अलग अलग चले जाते हैं तो दूसरी संभावनाएं बन जाती हैं। दूसरी संभावनाएं रिकॉम्बिनेशन को बताती हैं। मेंडल इसी को बताता था कि अधिकतम संभावनाएं होती हैं, जबकि अपवाद के रूप में आता है कि जो जीन साथ साथ में होते हैं वो एक साथ ही चले जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया था। अब इसको समझाने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा, आप इसको देख लेना। वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन याद रखना किसने किया? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने किया था वंशागति के गुणसूत्रीय का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है। कार्य किस पर किया इसने? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर किया, फल मक्खी के ऊपर किया। इसमें प्रयोग किए थे। 4 जोड़ी इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उन पर आपको प्रयोग इसने बहुत सारे किए थे। तो अब बात आती है संलग्नता और जीन विनिमय। साधारणतया मेंडल के द्विसंकर संकरण का मतलब क्या है? 9:3:3:1। तो इसमें ये वाली स्थिति होती है कि इसके अंदर देखो ये तो जो जनक है वैसे के वैसे ही है, ये नई बात बनी। तो नई बात बनी वो कितने? 37%। और जो पुराने हैं वो क्या? 62.5%। इसका मतलब 37.5% नए कॉम्बिनेशन बनते हैं ये वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर प्रयोग किए गए, देखा गया कि देखो एक ये मक्खी थी, फल मक्खी, 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या देखा गया? इसमें देखो WM जीन है, थोड़ी दूरी पर है। W का मतलब यहाँ पर व्हाइट है, आंखें हैं, और M का मतलब मिनिएचर, छोटे पंख है। तो ये वाली स्थिति है एक। तो इसमें जीन की दूरी क्या है? दूरी दूर है। तो जितने ज्यादा दूर जीन होंगे ना, उनकी अगली पीढ़ी में उतने ही नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना होती है। तो जो ओरिजिनल माता पिता हैं उसके जैसे कितने बने? 62.5% बने। और नए कॉम्बिनेशन कितने बने? 37.5% बने। ये बात ही हालांकि मेंडल बता रहा था, क्योंकि मेंडल के कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता मामला है यहाँ पर देखो ये वाला। परंतु जब देखा कि जीन पास पास में है, दूसरे वाले कंडीशन में Y और W जीन कितने हैं? एकदम नजदीक पड़े हैं। Y और W देखो एक लाइन के ऊपर, एक बहुत पास में है। इसका मतलब ये जब अगली पीढ़ी में जाएंगे तो ज्यादा बिखरेंगे नहीं और पास पास ही चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो जने की स्थिति है वो कितनी है? 98.7%। और नए कॉम्बिनेशन कितने बने? 1.35%, 1.3%। मतलब ये मेंडल के नियम का विरोध हो गया। तो किस तरह का विरोध है? ये द्विसंकर संकरण का है, क्योंकि 2 लक्षणों पर आधारित प्रयोग है। तो आपको याद रखना है कि मेंडल के लक्षणों से जो अपवाद है वो एकल संकर संकरण पर आधारित है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, 2 याद रख लेना मुख्यतः। और मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है संलग्नता। क्या? संलग्नता मतलब जीन साथ साथ लगे हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि मेंडल तो खुद अपने प्रयोग में बताता है कि 32% क्या बनना चाहिए? अलग तरह के रिकॉम्बिनेशन बनने चाहिए। अभी संलग्नता किस पर डिपेंड कर रही है? दूरी पर डिपेंड कर रही है। संलग्नता ज्यादा होगी अगर दूरी कम होगी, दूरी ज्यादा होगी तो संलग्नता कम होगी। इसी प्रकार से जीन विनिमय की बात दे रखी है, संलग्नता कम दूरी ज्यादा, संलग्नता ज्यादा तो दूरी कम होगी। जीन विनिमय भी
ज़्यादा होगा, अगर दूरी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा दूरी है ना तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, ज़्यादा दूरी कम है तो नए कॉम्बिनेशन कम बनेंगे। ये वाली रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में बताया। मॉर्गन की शिष्या स्टर्टिवेंट थी, इसने क्या बताया, जीन कितने दूर हैं इसको नापा उन्होंने, और नापने के बाद में जो जो यूनिट रखी ना वो अपने जो गुरु के नाम ही रख दी। मॉर्गन नाम था ना तो यहाँ पर सीएम रखा सेंटी मॉर्गन, कि जीन के बीच की दूरी सेंटी मॉर्गन में मापी जाती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है जेनेटिक्स से संबंधित। इवोल्यूशन की बात करें, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन साइंस, गेलेन है, ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, आपको एक बार इनको याद रखने चाहिए, रीडिंग रख लेनी चाहिए, रीडिंग लगा लो इनके फटाफट एक बार के लिए। सबसे मीठी शर्करा याद रखना फ्रुक्टोज है यहाँ पर, माल्टोज अंकुरित बीजों में, सुक्रोज गन्ने में, लैक्टोज दूध के अंदर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग परिकल्पना का विस्तार हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी और जलभाप से ठंडी हुई, आकाशगंगा बनी। इससे पहले मिल्की वे बनी, मिल्की वे सबसे पहले आकाशगंगा का निर्माण हुआ। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, फादर सुरेश ने बताया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने 6 दिनों में किया है, कोई विशेष नहीं चली है। स्पोर सिद्धांत दिया था रिस्टर ने। समुद्र जल से जीवन उत्पन्न हुआ है, किसने बताया, थेल्स ने बताया। वायु से सभी जीवन उत्पन्न हुए हैं, एनाक्सिमेनीज ने बताया। एनोक्सिश्वसन आपके ऑक्सीश्वसन होता है ना तो वायु से, इस तरह से याद रख लेना। निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही जीन उत्पन्न हुए हैं, ये किसने बताया, वॉन हेलमोंट ने बताया कि अपने आप ही जीव बन गए, किससे, निर्जीव पदार्थों से तैयार होते हैं। उपरोक्त सभी सिद्धांत क्या है, स्वतः जनित सिद्धांत थे, अजीवात जनन सिद्धांत भी कहा जाता था। अपने आप हार्वे ने अजीवात जनन का खंडन किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी कि अपने आप कुछ नहीं होता। बायोजेनेसिस थ्योरी में कई प्रयोग बाद में समर्थन में आए थे। रेडी का प्रयोग किया, उबली हुई मछली 3 जार में रखी, एक के ऊपर बढ़िया सा अगर कपड़ा जिस पे लगा दिया उसके ऊपर किसी प्रकार के बैक्टीरिया डेवलपमेंट नहीं हुए। इसका मतलब अगर एयर टाइट कोई चीज़ है तो वहाँ पर बैक्टीरिया क्या नई स्पीसीज तैयार नहीं होती, इसका मतलब स्वतः तो कोई तैयार नहीं होती, बाहर से कोई ना कोई जरूर आती है चीज़ें। पास्टर ने प्रयोग किया था, एक फ्लास्क के अंदर शक्कर व इसका घोष लिया, घोल लिया और क्या कर दिया उसको, एक की नली सीधी एक की मुड़ी हुई, तो मुड़ी हुई थी ना उसमें क्लीन की क्रिया नहीं हुई। मॉडर्न कंसेप्ट है ओपेरॉन। पूछा जाता है यहाँ पर कि पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से जीवन का निर्माण हुआ है। कार्बनिक अणु से जीवन का निर्माण हुआ, ये बात रासायनिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ये किसने दिया था, ओपेरन सिद्धांत इसको बोला जाता है। ओपेरन हेल्डेन के हिसाब से 8 चरणों के अंदर है वो जीवन का निर्माण हुआ है। ये वाले दे रखे हैं, सरल, जटिल, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये सब। मिलर व यूरो के प्रयोग, यहाँ पर देखो आपको चेंज करना है थोड़ा सा, ये आपको 2:1:2 कर लेना है, ये थोड़ा गलत प्रिंट है। 2:1:1 का मतलब क्या हुआ, याद कैसे रहेगा कि अमोनिया में ए आता है तो ए है ना 1 नंबर पे है, बाकी दोनों 2 हैं, तो बाकी 2 हैं, अमोनिया ए है तो 1 है, तो अमोनिया का तो 1 और बाकी दोनों का 2, तो 2:1:2, ये आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना, करेक्शन कर लेना है। एलानिन है, ग्लाइसिन है, ग्लिसरीन है, ये सब इन्होंने क्या बताया, मिलर व यूरेन ने, कि पृथ्वी के अंदर ये सब चीज़ें गैसेज रही होंगी, ये इनका अनुपात रहा होगा। जब प्रयोग किया था इसने क्या किया, एक फ्लास्क के अंदर इन सबको डाला, उबलते पानी से भाप प्रभावित की 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग करवाई, तो पता चला ये अमीनोमल मिले। तो इसने कहा कि ऐसा ही प्रयोग कहीं ना कहीं वातावरण में हुआ होगा और फिर वातावरण में भी इस प्रकार से गैसेज का निर्माण हुआ होगा, इस प्रकार से अमीनोमल का निर्माण हुआ था। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट एमपी डॉगलीज हैं, एमपी देदरे विकास होता है। ट्रिक नेट प्री पास की थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मुलेशन, एग व स्पर्म की में प्रौढ़ का पूर्व निर्मित लघु रूप स्थित होता है। बुफोन क्या बताता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। फोन से वातावरण पर प्रभाव, डार्विन जो हैं आपके चार्ल्स डार्विन के दादा थे, इन्होंने भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति को बताया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति आपको पता ही है, लेमार्क ने बताया था। लेमार्क ने बताया था कि जो भी लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जिराफ की गर्दन वाला एग्जाम्पल आपको पता ही है। इसके आलोचक आए थे कई, मार्क बीज क्यों, ट्रिक है तो बिजमान है, आपके क्यूबियर है, ये सब इसके आलोचक थे। तो फिर नव लेमार्क बाद आया था टोस में तो टावर, समनर और मैकडूगल, ये इसकी ट्रिक है। डार्विन बाद है, प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस द्वीप पर काम किया, गैलापागोस द्वीप पर। डार्विन फिंच के ऊपर इसने काम किया था। बुक किसकी थी, ओरिजिन स्पीसीज। और किस आइलैंड पर काम किया, वो मार्क मलया आर्कपेलेगो आइलैंड पर इन्होंने काम किया था। आपके बीगल जहाज से ये गए थे वहाँ पर, वो जहाज का नाम भी आपको याद रखना है। इनके नियम थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आप जो कर रहे हो मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।
कौन सेलेक्ट होगा? जो फिट होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपके नई स्पीसीज का निर्माण होता है। ट्रिक क्या है? डार्विन, आवसेज, बेडलेस, ये हैं इसके डार्विन के आलोचक हैं। फिर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, नव डार्विनवाद आया था। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डिब्रीज के द्वारा दी गई। वेगनर का सिद्धांत दिया गया। पुनरावर्तन का सिद्धांत हिकल के द्वारा। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का कहना क्या चाहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन आवर्ती और जीनोटाइप आवर्ती बराबर रहती है अगर किसी प्रकार का प्राकृतिक वर्ण ना हो, किसी प्रकार का जीन प्रभाव ना हो, किसी प्रकार का विचलन ना हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की संख्या समान बनी रहती है। 3 प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। प्रकृति में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? या तो अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने स्टेबलाइज कर दिया, आपने अपने काम को सारे के सारे फिक्स कर दिया, एक रेंज में आ गए आप। डायरेक्शन, आपकी अगर पहले कोई कमी रही तो आपने डायरेक्शन बदली, और डिसरप्टिव का मतलब कोई और कमी रही तो आपने अपना विस्तार किया है। ये 3 बातें यहाँ पर हो सकती हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर पीक 2 बन जाते हैं, 2 और 3 का। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस की बात करें तो ये सारे देखो, तुलनात्मक आकार की, समजात व समवर्ती अंग, याद रखना यहाँ पर ट्रिक, HSSFDDE, होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो समजात अंग होते हैं उनकी संरचना समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं और उनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पाया जाता है। इसमें उल्टा एनालोगस में स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसके अंदर मिलता है। ये सब आपको कुछ याद रखने हैं एग्जाम्पल, जो होमोलोगस और एनालोगस के किस प्रकार से एग्जाम्पल हैं। पैलेंटोलॉजी है वो भी एक प्रकार का एविडेंस है। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी भी एक प्रकार का एविडेंस है जिससे पता चलता है कि इवोल्यूशन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं कई प्रकार के, उनसे पता चलता है। कनेक्टिव लिंक आपको याद रखना है, देखो वायरस का, लिविंग नॉन लिविंग के बीच का, यूग्लिना प्लांट एनिमल के, पेरिपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, न्यूप्लाइना एनिलिडा मोलस्का, आर्कियोप्टेरिक्स आया हुआ है, रेप्टाइल बर्ड का, प्रोटोप्टेरस एम्फीबिया और पैसिस का, स्क्वेमोरिया एम्फीबिया रेप्टाइल का, और ये दोनों भी दे रखे हैं। इस प्रकार से ये क्या कनेक्टिव लिंक है। एविडेंस, बायोजेनेटिक लॉ, परम याद रखना, आपको पता है कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है इनके अंदर। और एटेविज्म मतलब पूर्वजता, कई आदमी ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अभी भी घने बाल होते हैं, मतलब वो अपने पूर्वजों से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन अपन किया था तो नॉन कोडेटा से कोडेटा की तरफ बढ़ते हैं तो अलग अलग करेक्टर आते हैं, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। इसी प्रकार वेरिएशन कई प्रकार के हो सकते हैं, बदलाव कई प्रकार के हो सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में ये बातें दे रखी हैं। डीम क्या चीज होती है, परिभाषा याद रखना। रेस क्या होती है, सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, नई स्पीसीज का निर्माण कैसे होता है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन और पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। मानव की इवोल्यूशन की बात करें तो आपको ट्रिक याद रखनी है, DRAHHNH, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। इस प्रकार से अब ये क्या क्या करते थे वो आपके यहाँ पर छोटी छोटी बातें लिख रखी हैं। इनका ब्रेन किस प्रकार का था वो आपको, ये उनकी ब्रेन की कैपेसिटी होमो हेबिलिस से शुरू होगी और होमो सेपियंस तक 600, 900, 1400 और 1600 सीसी इनका ब्रेन वर्क करता है अभी भी। ये वाली बातें हैं जो हैं आपने जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर ये टॉपिक आपके आता है। आप चाहें तो एनसीईआरटी वाली किताब है उसके अंदर और आरबीसी वाली किताब में एक बार फटाफट 2-5 मिनट के लिए इनको सबको देख लें जिससे आपकी यूनिट है वो एकदम फिक्स हो जाए। अब इसको देखना नहीं है, बस अब इतना करके अब उसको फ्री हो गए आप, अब सीधा एग्जाम में एक यूनिट भूल जाओगे, आपके 19 यूनिट सिलेबस में हैं। धन्यवाद।